हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई के फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर की जर्नी स्टार्ट की है बच्चों, और वो है सर्विस सेक्टर। इसमें हमने देखा कि सर्विस सेक्टर हर इकोनॉमी के लिए और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। उसके बाद हमने दो इम्पॉर्टेंट सर्विस सेक्टर को फोकस किया है बच्चों टीवाई लेवल पे। पहला है हेल्थ केयर सेक्टर। इस हेल्थ केयर सेक्टर से हमें 3 क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करने हैं, जिसमें हमने फर्स्ट देखा कि इस हेल्थ केयर सेक्टर में क्या रिसेंट ट्रेंड चेंजेस हमने इसमें ऑब्जर्व किए हैं, और आज हम देखेंगे कि इस हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, जो हम आज बहुत ही इजीली डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ बच्चों, हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ जो हमने देखा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आल्सो। रेवेन्यू भी ज़्यादा मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को ज़्यादा मिल रहा है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हेल्थ केयर सेक्टर इट इज़ द लार्जेस्ट इमर्जिंग सेक्टर इन आवर इंडियन इकोनॉमी। अब इस हेल्थ केयर सेक्टर को जो हमने देखा 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो ये सेक्टर में हमें ग्रोथ कुछ फैक्टर्स की वजह से दिखाई दे रहा है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि ये जनरली आपने अपने सराउंडिंग में देखा है। तो पहले तो स्टार्टिंग वैसा ही रहेगा जो हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि हेल्थ केयर सेक्टर क्या है। ये हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और ये सेक्टर जो है वो जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर और प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ से हमें इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है, और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी जो है वो भी इस सेक्टर की बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो चलो पहले स्टार्टिंग देखेंगे ग्रोथ ऑफ हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। ये हमें क्या दिखाई देता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हमारे सर्विस सेक्टर का जो लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू, हम एम्प्लॉयमेंट को देखें या रेवेन्यू को देखें, तो दोनों के फॉर्म से हम देखेंगे कि ये सेक्टर इट इज़ वेरी लार्जेस्ट सेक्टर। मेन रीजंस जो इस हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट करता है वो क्या है, मेन रीजंस हम कर रहे हैं। हमारे इकोनॉमी का जो इनकम लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है तो बट नेचुरल हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। वी नाउ कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन आवर हेल्थ इश्यूज़। हम अपने हेल्थ इश्यूज़ को प्रॉपरली जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या केयर करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम एक्सपर्ट और प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं डिसीज़ को, और उसे हम टोटली रिडीम पाने की कोशिश करते हैं, यानी वी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट डिसीजेस। और ये अवेयरनेस हमारी इकोनॉमी में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो राइजिंग इनकम लेवल, देन एजिंग पॉपुलेशन। अब इकोनॉमी में आपको मालूम है पॉपुलेशन में इंडिया स्टैंड एट द सेकेंड रैंक, और उसमें हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली यानी अबव 40, और 40 के बाद आपको मालूम है कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो हमेशा एक ग्रोइंग एज के साथ हमें दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इसकी वजह से भी हेल्थ केयर सेक्टर को एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देन ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस, आजकल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो भी हमारी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि हमने पहले ही कहा था हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हम चाहते हैं हमारी जो हेल्थ है वो एक एल्डर एज में भी बहुत अच्छी तरह से हम अपने आप को चला पाएँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी अवेयरनेस रहती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया या प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोशिश हम करते हैं। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग मोस्टली वी फोकस ऑन अवर योगा पे फोकस करते हैं, या डिसीज़ में अगर सपोज डायग्नोज हुई तो अर्ली स्टेज में हो जाए, फिर जल्दी हम लोग उसके लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो ले लेते हैं। तो हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारी अवेयरनेस जो है वो भी आजकल ज़्यादा हो गई है। देन चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर।
दैट मीन्स नॉट ओनली द फिज़िकल अगर डिसीज़ेस, लेकिन अगर मेंटल डिसीज़ेस भी आजकल आती हैं, देन आल्सो हम हेजिटेट नहीं होते हैं उसे बताने की। इमीडिएटली वी विल ट्राई टू कंसल्ट दैट कंसल्ट डॉक्टर, और उसी से हम अपने बिहेवियरल हेल्थ को भी डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। तो ये आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे भी ज़्यादा फोकस होने लगा है। अब ये जो हमारे हेल्थ केयर में हम देखते हैं क्यों हमारा हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो हो रहा है, रीज़न्स क्या हैं। जैसे हमने काफ़ी रीज़न जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ मेडिकल टूरिज्म। हमने इसमें देखा था हेल्थ केयर जो हमारा सेक्टर है, इसमें हमारी इकोनॉमी में रिसेंट ट्रेंड जो हमने पढ़ा और वो था मेडिकल टूरिज्म। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है या हमारा इवन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, वो इतनी बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो भी एट अफोर्डेबल एंड लो कॉस्ट। इसके लिए काफ़ी अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं। भाई सपोज़ अगर उनको आर्थोपेडिक कोई सर्जरी है या हार्ट सर्जरी है या न्यूरो सर्जरी है या नी हम लोग देखते हैं नी से रिलेटेड कोई सर्जरी है, ऐसे अगर कुछ सर्जरीज़ हैं जो अब्रॉड में हम देखते हैं काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ही रीज़नेबल, और वो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम जो है उनके अंडर सुपरविजन में की जाती है। इसके लिए हम जनरली देखते हैं हमारा इंडिया जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या बन गया है, हब, जहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो हैं वो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो या हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की टीम हो, वो उनको डायग्नोस करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं और उनको टोटली बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी एट लो प्राइस पे। इसके लिए हमारी इकोनॉमी में मेडिकल टूरिज्म एवरी ईयर 22 to 25% ग्रो हो रहा है, जिसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। इंडिया हैज़ इमर्जिंग एज अ डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन बन गया है फॉर अ मेडिकल टूरिज्म। दुनिया भर के अलग अलग कंट्री के लोग जो हैं वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, सर्जन जो है, वो उनकी सर्जरी प्रोवाइड करते हैं, उनकी सर्जरी करवाते हैं, और वो भी एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे। या हम लोग आर्थोपेडिक सर्जरी देखते हैं या न्यूरो सर्जरीज देखते हैं या ट्रांसप्लांट हम देखते हैं, वो भी एट ए लो कॉस्ट। या कुछ ऐसी डिसीज जैसे हम देखते हैं कैंसर, उसकी भी ट्रीटमेंट हम देखते हैं, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट इन आवर इंडिया इट इज़ प्रोवाइडेड। तो इसके लिए इंडिया क्या बन गया है, मेडिकल टूरिज्म के लिए हब। इट इज़ अ हब फॉर मेडिकल टूरिस्ट सीकिंग द बेटर क्वालिटी, उनको बेटर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही है इंडिया में, वो भी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, जो लो कॉस्ट पे उनको प्रोवाइडेड होती है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। कॉस्टली तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए उनको बेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है, इंडिया। इसके लिए इंडिया में काफ़ी मेडिकल टूरिस्ट जो हैं वो अपनी ट्रीटमेंट और सर्जरी करवाने के लिए इंडिया प्रेफर करने लगे। जैसे एग्जांपल हमने लिया था 2017 में, हमने देखा कि मेडिकल टूरिस्ट से हमारे इंडिया ने कितना कमाया, $3 बिलियन। एक साल के बाद 2018 में हमने कितना कमाया, $6 बिलियन। और मैंने रिसेंटली एक एग्जाम्पल दिया था, दैट इज़ 2023 में भी हमने देखा $31.91 बिलियन। तो देखो आपकी इकोनॉमी में मेडिकल टूरिस्ट से हमारी इकोनॉमी को देखो, हमने कहा दोनों रेवेन्यू में ज़्यादा जनरेट होता है, और बट नेचुरल हमारी इकोनॉमी में हेल्थ केयर सेक्टर्स बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो उनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए, तो इसके लिए उनकी भी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। या नंबर ऑफ ड्रग्स, वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका नंबर भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कम्प्लीटली ओवरऑल मेडिकल टूरिज्म भी एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर। अब स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में हम ये देखते हैं कि बहुत सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो भी लार्ज इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। ना सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो हमारे इंडिया में हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स के साथ कोलैब करती हैं और काफ़ी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल जो हैं वो बनाती हैं, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइडेड है, और वो भी लेटेस्ट एंड एडवांस। यानी चाहे डायग्नोस करना हो डिसीज़ को, ट्रीट करना हो,
सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, आईसीयू के यूनिट्स हो, नंबर ऑफ बेड्स हो, वो सब बेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये भी हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ग्रो दिखाई दे रहा है। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स जो हैं, दे आर लाइकली टू कंट्रीब्यूट, खास करके वो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में। दे आर मोर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हमारे देश की जितनी भी नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच कंप्राइजेस अराउंड 80% ऑफ टोटल मार्केट। तो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काफ़ी, और स्पेशली कुछ फ्लोर्स जो रहते हैं उसमें फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी वो प्रोवाइडेड होते हैं, जिसमें वो नंबर ऑफ बेड्स, आईसीयू यूनिट्स जो है वो बढ़ा देते हैं, ताकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है उसमें उनको ट्रीटमेंट मिले, प्लस इनकम बढ़ेगी तो बट नेचुरल उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हम इस सेक्टर में देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है बाय द प्राइवेट सेक्टर इन दिस हेल्थ केयर इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट। अब इसको भी रिसेंट हमने ट्रेंड में देखा था कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको भी एक अच्छा मार्केट मिला है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स, हमने अभी भी क्या कहा कि हमारे इकोनॉमी में एटीट्यूड चेंज हुआ है। दैट मीन्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स हम लेना चाहते हैं, यानी पहले से ही हमने क्या कर दिया, मेडिक्लेम ले लिया, हमने हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई डिसीज़ हो गया, क्योंकि ग्रोइंग एज में कभी भी एनीथिंग विल हैपन, तो ऐसा होता है तो हमारी जितनी सेविंग्स है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आजकल मेडिकल एक्सपेंडिचर इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग, तो प्राइजेस आर राइजिंग, तो प्राइजेस बढ़ गए तो हाउ वी विल अफोर्ड इट। तो इसके लिए टू प्रिवेंट दैट, आप देखते हो बहुत से प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे विल ट्राई टू मोटिवेट आवर पीपल दैट दे शुड टेक द हेल्थ केयर इंश्योरेंस। वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, ताकि सपोज़ अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो आप देखते हो policybazaar.com बार बार ऐड चलती है कि आप उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ 399 पे करो और 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस जो है वो ले सकती हो। इसके अलावा बजाज अलियांस के हैं, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के भी रहते हैं, या हम लोग देखते हैं स्टार हेल्थ ग्रुप है। ये सब अलग अलग जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अवेयरनेस को और बढ़ाते हैं, ताकि पीपल पहले से ही अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे कि अगर कुछ हुआ भी तो दे विल इजीली मैनेज विद दोस मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो उनको पे करना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि वो पे करती हैं कंपनीज, एंड वी विल पे ओनली प्रीमियम एनुअली, तो हम वो प्रीमियम पे करते हैं। तो इस तरह से ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि लोग अपने हेल्थ की तरफ काफ़ी केयरफुल है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट बढ़ रहा है। द ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विल मेक द हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल टू लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। सेगमेंट यानी लार्ज, जो हमारे इकोनॉमी के पॉपुलेशन है, शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें ज़्यादा अवेयरनेस वो पहुंचा देते हैं। बहुत से लोग मेडिक्लेम ले लेते हैं, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेते हैं, और सपोज़ अगर कोई डिसीज़ भी है, अभी रिसेंटली भी आप देख रहे हो कि कुछ एड्स चल रही हैं जिसमें आप क्लियरली बता दो कि व्हाट डिसीज़ यू शुड हैव, अगर है भी तो भी वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि आगे चल के अगर कुछ इशू हुआ तो दे कैन टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके बच्चों, अच्छा, देन ग्रोथ ऑफ टेलीमेडिसिन। अब ये हमने रिसेंट ट्रेंड में भी देखा था बच्चों। टेलीमेडिसिन जो है ये मोस्टली रिमोट एरियाज़ में डिसीज़ेस को डायग्नोस करना, मॉनिटर करना, उन्हें सजेशन देना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। स्पेशली जो रिमोट इंटीरियर एरियाज़ हैं, जहाँ पे हमारे अर्बन एरियाज़ के डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, दे विल टेक द एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन्स। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इनका हिस्सा बनते हैं, ताकि हर एरिया में हर पेशेंट को जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उनको मिले।
तो टेलीमेडिसिन पहले क्या है, पहले बच्चों वो लिखना है। टेलीमेडिसिन मीन्स इट रेफर्स टू द रिमोट डायग्नोसिस, दूर बैठे बैठे आप पेशेंट को डायग्नोस करते हो। वो जो रिपोर्ट जो उन्होंने चेकअप करवाया है, वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे की है या ब्लड रिपोर्ट है या सोनोग्राफी की रिपोर्ट है या एमआरआई की है या सपोज सिटी स्कैन है, दे विल प्रोवाइड यू। डॉक्टर्स उन्हें प्रॉपरली चेक करते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डायग्नोस तो किया, उसके अलावा फिर उनको मॉनिटर करते रहते हैं, उन्हें सजेस्ट करते रहते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वाया इंटरनेट, किसी के भी थ्रू जब इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड टेलीमेडिसिन। और ऐसे ऐड आप देखते भी हो, टीवी में भी चलते हैं, जहाँ पे वो आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि आप अगर इन संस्था के साथ जुड़ते हैं तो नीचे नंबर आपको वो फ्लैश करते रहते हैं, आप उनको फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हो, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिल सकते हो, अपना डिसीज़ उन्हें बता सकते हो। दे विल चेक यू, दे विल डायग्नोज यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल सजेस्ट यू। तो इस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट की वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू इंटरनेट। मेनी मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं बच्चों, दे हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ टेलीमेडिसिन की सर्विसेज, क्योंकि इनका ट्रेंड अभी ग्रोइंग हो रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी का हर कॉर्नर जो है उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है विद द टेलीमेडिसिन, ताकि हर कस्टमर को बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल पाए। अच्छा, मेनी हॉस्पिटल्स उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है कि प्राइवेट के साथ और पब्लिक सेक्टर्स के साथ, यानी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं, इन दोनों ने आपस में कोलैब किया हुआ है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये दिखाई देता है जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है, एम्स जैसी हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने आपस में टाई अप किया हुआ है और इस तरह की बेटर सर्विसेज जो है थ्रू टेलीमेडिसिन बहुत से विलेजेस को वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बहुत से अर्बन एरिया के कंज्यूमर्स को भी वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल विद द पेशेंट्स और पीपल, दैट इज टेलीमेडिसिन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब ये भी जनरली बच्चों आप सब जानते हो, हर एरिया पे आप देखते हो, जहाँ पे भी हम स्पेशली अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको या तो हॉस्पिटल मिलेगी या तो आपको डॉक्टर्स की अपनी प्राइवेट क्लिनिक मिलेगी। क्लिनिकल ट्रायल्स आप देखते हो वो अवेलेबल होती है। बहुत सारे वहाँ पे एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स जो हैं वो वहाँ पे विज़िट करते हैं, आपको आपके डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट रेमेडियल मेजर्स दे विल सजेस्ट यू। तो इस तरह से इंक्रीज इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम देखें। अब जनरली अगर मैं 2019 की ही रिसेंट अगर मैं फिगर कहूँ तो हमने देखा है हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल 69,000 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें लगभग 43,000 जो हैं वो हम देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं एंड लगभग 25,500 के करीब देयर आर सम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों आपके सराउंडिंग में ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड है। कुछ मेजॉरिटीज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ में, कुछ जो रूरल एरियाज़ में, और कनेक्टेड रहते हैं कस्टमर्स के साथ, ताकि हर जगह आपको जो मेडिकल से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे विल गाइड यू, दे विल सपोर्ट यू। तो मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, they are concentrated around the urban areas where consumers have higher spending power। जहाँ पे आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो हमारा परचेजिंग पावर जो रहता है, हमारा अर्निंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होता है, तो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा अपने हेल्थ पे भी खर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बॉम्बे में ही कहा, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल्स है, या हमने कहा हिंदुजा हॉस्पिटल है, या हमने हीरानंदानी हॉस्पिटल कहा, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल कहा, कोकिला बहन रिलायंस का हमने हॉस्पिटल कहा। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बट नेचुरल यू नो दैट कि हमारा जो स्पेंडिंग लेवल होगा वो भी ज़्यादा होगा, डॉक्टर्स भी ज़्यादा कंसल्टिंग या सर्जरी का जो कॉस्ट रहेगा वो भी ज़्यादा रहते। लेकिन आप देखो अर्बन एरियाज़ में आपको मिलेंगे, या सपोज़ अगर हम सेमी अर्बन एरियाज़ में भी रहते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यानी आर्थोपेडिक है उनकी अपनी हॉस्पिटल्स हैं, या हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं
उनकी एक अलग हॉस्पिटल है, आई सर्जन है उनकी अलग हॉस्पिटल्स हैं, यूरोलॉजिस्ट है उनकी अलग हॉस्पिटल्स हैं, गायनिक है दे आर हैविंग देयर ओन हॉस्पिटल। तो इस तरह से बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स भी हैं। उनके अलावा अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि MBBS डॉक्टर्स हैं, उनकी अपनी भी क्लिनिक है जहाँ पे हम विजिट करके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है तो विल सजेस्ट देम, हम उन्हें कंसल्ट करते हैं और डिसीजेस जो को हम रिकवर कर लेते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो हमारे सराउंडिंग में इतने ज़्यादा है, खास करके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में। तो इसकी वजह से भी ये हमारा हेल्थ केयर सेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब बच्चों ये भी आपको पता है, नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो हो रही है, बढ़ रही हैं और उनको काफ़ी अच्छा खासा जो है वो डिमांड मार्केट जो है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिल रहा है। तो इसके लिए इंक्रीज इन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को ग्रो करने में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो टुडे बोथ डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज और फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनीज बोथ आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ पीपल इन इंडिया। क्योंकि हमारे इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट मेडिसिन्स की, ड्रग्स की या हम मेडिकल इक्विपमेंट्स की कहें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उस मेडिकल इक्विपमेंट्स को या ड्रग्स की नीड्स को भी तो सेटिस्फाई करना है। तो कौन सेटिस्फाई करेगा नीड्स? फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ हो, फॉरेन की कंपनीज़ हो, तो ये सब हमारी ग्रोइंग नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये भी बच्चों आप जानते हो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल इज गो ऑन इंक्रीजिंग। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स जो है इसमें हमने पहले ही देखा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरेन का FDI जो है वो भी ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स वो बढ़ रहे हैं। और हम लोग देखें उसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनका भी नंबर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देयर इज़ अ ग्रोथ इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं आपकी इकोनॉमी में, यानी इंडियन इकोनॉमी में। मैंने जैसे कहा 69,000 टोटल ऑल ओवर इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं। ये 2019 की फिगर है बच्चों, लेकिन ऐसे हम लोगों ने देखा अभी तो 2023 इज़ गोइंग ऑन, तो और नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ जो है यानी नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स जो है वो बढ़ गई होगी। तो ये नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहे हैं, यानी क्लिनिक बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। या हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ बेड्स जो है वो भी वो बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली की जाए। और अगर उसमें बेड्स कम पड़ रहे हैं फिर वहाँ की इनकम में से वो क्या करते हैं, फिर एक और ब्रांच जो है वो हॉस्पिटल का वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग, तो वो बढ़ रहा है। एम्स हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हॉस्पिटल के भी नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को एक सपोर्ट देता है। प्लस हमारे लिए बहुत सी मेडिकल सर्विसेज जो है वो आपके हर एक एरिया में ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। तो आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें तो आपको पता है कि इंडिया इज़ द सेकंड रैंक वर्ल्ड में पॉपुलेशन के केस में। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसमें भी अगर एल्डरली पॉपुलेशन है तो पटना चलो उसका भी इशू होगा ही होगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीनियर सिटीज़न ज़्यादा है, तो उनके हेल्थ को केयर करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेस्ट होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से भी हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, उन्हें ठीक रखना, हेल्थ रिसोर्सेज को फिट और प्रोडक्टिव रखना, ये हेल्थ केयर सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका आता है दैट इज़ ग्रोथ ऑफ दैट इज़ हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ में जो रिस्पॉन्सिबल है वो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स यानी एफर्ट्स। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है ऐसे एफर्ट्स, ऐसी हमारी एजुकेशनल और हमारे मेडिकल पॉलिसीज़ हो ताकि कुछ लोग
अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। अगर वो अवेयरनेस उसमें आ जाएगी, एजुकेशन उसमें आ जाएगी, तो दे विल फोकस ऑन देयर हेल्थ। वो मॉनिटर कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि अगर मेंटल इश्यूज भी है, हमने देखा कि बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो पहले हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे, लेकिन कभी कभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग अपने जो पॉपुलेशन है उनको अवेयर करवाते हैं। जैसे हम लोगों ने एड्स के बारे में देखा, तो ये अवेयर करवाना, उसके लिए हर जगह पे कैंपेनिंग करना, प्लस हर जगह पे वो जो ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट है, वो फ्री में या एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे उनको प्रोवाइड करना। या हमने जैसे आयुष्मान भारत देखा, ये कार्ड हर जगह बन जाता है ताकि उनकी ट्रीटमेंट बहुत फ्री और हर बड़ी हॉस्पिटल में उनको वो ट्रीटमेंट मिल पाए। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, ताकि हमारी पॉपुलेशन को हर तरह की बेस्ट ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम उनको प्रोवाइड कर पाए। तो गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू डेवलप इंडिया एज अ हेल्थ केयर हब। हमारी इकोनॉमी को क्या बनाना है, हेल्थ केयर हब बनाना है, बाय इशूइंग न्यू पॉलिसी। वो हमेशा न्यू पॉलिसीज में चेंजेस करते ही रहते हैं। क्रिएटिंग न्यू टेस्ट लेबॉर्ट्रीज, ताकि टेस्ट हर जगह बहुत अच्छी तरह से हो। जैसे हमने स्पेशली पेंडेमिक कोरोना के समय देखा था, हमारी गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ जो टेस्ट लेबॉर्ट्रीज थी बढ़ा दी, ताकि कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं हो जिसको ऐसे उनके टेस्ट नहीं हो पाई, उनको प्रॉब्लम हो गया एंड दे डाई। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह उन्होंने टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ को बढ़ाया, उनका पोटेंशियल, उनका पावर बढ़ाया, ये सब उन्होंने। प्लस अगर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हर जगह प्रोवाइडेड होनी चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन के प्लांट की उन्होंने हर जगह पे परमिशन दी, ताकि किसी भी चीज़ की कमी की वजह से पेशेंट को जो है तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की न्यू टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, या जैसे हमने देखा कि एक्सरे जहाँ होता है, या सोनोग्राफी जहाँ होती है, या जहाँ पे सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ऐसी सब लेबॉर्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करना, ये सब पूरा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज लाया, ताकि ये सब सर्विसेज हर एक एरिया में प्रोवाइडेड हो। तो गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू डेवलप इंडिया एज अ हेल्थ केयर हब बाय इशूइंग द न्यू पॉलिसी, दैन क्रिएटिंग न्यू टेस्ट लेबॉर्ट्रीज, और उसके अलावा इम्प्रूविंग द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन। बच्चों, हमने देखा था नेशनल हेल्थ रूरल मिशन भी था, नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन भी था, प्लस लोगों का इंश्योरेंस भी करवाना है। ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट हमेशा प्रोवाइड करती है। क्यों? टू प्रोवाइड द प्रॉपर हेल्थ के बेनिफिट्स टू मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी एंटायर हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे देश के उस हेल्थ केयर सिस्टम का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये एफर्ट जो है वो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम लेता है और चाहता है कि ये सब बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को मिले। इसकी वजह से ये जो सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है। तो ये मेन रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन आवर इंडियन इकोनॉमी, जिसके लिए हमने इतने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए। यू हैव टू राइट एनी 7 to 8 पॉइंट्स। ओके बच्चों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इजी था, और नोट्स भी इजीली अवेलेबल है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.